नीचे हैं वो 84 से ऊपर। ये सियाचिन का मसला था और इस वजह से जनाब लड़ाई हुई। पता चला जब कि जनाब ये मसले मसाइल हो गए हैं कि जनाब इनसे ऑपरेशन अबाबील जो सही तरह नहीं चला, तो फिर बेनजीर भुट्टो साहबा तो वैसे ही आपको पता तपीन थी जनरल जिया के ऊपर अपने बाप की वजह से, तो वो वैसे एग्जाइल में थी। तो बेनजीर साहिबा ने ना एग्जाइल से चूड़ियां भेजी हैं जनरल जिया कि अगर आपसे जो है ना वो सियासिन भी फतह नहीं ना हो रहा, ये हालात आ गए आपके, तो आप एक काम करें, मैं आपको चूड़ियां भेज रही हूं, ये पहने और नाचें। ये लेटर भी दिया उन्होंने बेनजीर साहिब। अब जारी बात है एक बंदा फौजी डिक्टेटर, उसने उसके बाप को मारा हो, फिर लड़की आगे से मैसेज कर रही है उसको कि जनाब चूड़ियां पाओ तो शाबाश नचो। तो ऐसे सिनेरियो में ज़ियाउल हक तो आपको पता है फिर जरा थोड़ा, हाँ वो गैरत वाला आदमी था, वो उसको काफी बात जो है वो बुरी लगी। इसलिए बेनजीर साहिबा ने रियलाइज किया कि भाईजान जब तक ये है तब तक मुझे वापस नहीं जाना चाहिए। जैसे ही वो दुनिया से गए बेनजीर साहिबा भी वापस आ गए। समझ आ गई बात? तो ये हमारे पास सियासत का मसला है, दैट इज गोइंग ऑन सिंस 1984, स्टिल नॉट रिजॉल्व्ड। Thousands and hundreds of Pakistani soldiers have died there। बात समझ आ रही है? और 11 इंसिडेंट हुआ था एक 2011 में या 12 में, वहां पर हुआ था 150 फौजी तोदे के नीचे दब गया था, वहां से ग्लेशियर गिरा था और पाकिस्तानी फौजियों के ऊपर गिरा था। वो 150 फौजी आज तक नहीं मिले, आज तक उनकी डेड बॉडीज नहीं मिली। वो कहां गई वो डेड बॉडीज? राइट? आई मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि वाई दीज कंट्रीज आर फाइटिंग ऑन दिस। राइट? मैं समझता हूं, मुझे लगता है अब कि दिस डिस्प्यूट हैज नाउ बिकम इगोइस्टिक प्रॉब्लम फॉर बोथ कंट्रीज। अब ये ईगो का मसला बन गया है दोनों का, कि दोनों विड्रॉ करेंगे ना, कहेंगे एक बंदा मैदान छोड़ के चला गया, ये अपनी ईगो के अंदर ही बैठे हुए हैं। उनको ऊपर बैठ के कोई फायदा नहीं हो रहा सिवाय इसके कि वो हर चीज को देख रहे हैं। इनको नीचे बैठ के कोई फायदा नहीं हो रहा सिवाय इस चीज के उनको नजर आ रहे हैं कि हम कौन है। बात समझ आ रही? वो ऊपर से पत्थर भी फेंक रहे हैं तो उनको लग रहा है, नीचे से गोली भी चला रहे हैं तो उनको नहीं लग रही। बात समझ आ रही है? ये सिर्फ गालियां ही दे सकते हैं नीचे से बैठ के, ठीक है जनाब, अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, दिल आवाज भी नहीं जाएगी, सिर्फ गालियों भी दिल में, ठीक है जनाब, वो भी आवाज भी नहीं पहुंचेगी, ऊपर से पत्थर भी फेंकेंगे ना तो नीचे आएगा। और 11 इंसिडेंट हो गया आपके सामने। दिस इज द सियाचिन डिस्प्यूट दैट इज गोइंग राइट फॉर लास्ट 40 ईयर्स, बल्कि अब 40 साल हो गए, आप अंदाजा लगा लें कि ये 1984 में शुरू हुआ था, 2024 आ गया, 40 साल हो गए हैं और ये मसला जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है। आप गूगल कीजिएगा जाकर ऑपरेशन अबाबील और ऑपरेशन मैकडूट, सिर्फ ये दो डिस्प्यूट्स हैं जिनको समझना जो है वो अल्टीमेटली जरूरी है। बेचारे जवान शहीद हो रहे हैं वहां पे जनाब, अरबों रुपया लग रहा है सिर्फ वहां पे। जारी बात है क्योंकि वहां पे लाइफ गुजारना मुश्किल है। जब लाइफ गुजारना मुश्किल है तो उसके लिए आपको ज्यादा चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, खाने पीने की, पहनने की। मेरी बात समझ आ रही है? पानी का इस्तेमाल वहां पर बड़ा, आप पानी पहले बर्फ को पिघलाकर पहले पानी बनाना है, फिर पानी को इस्तेमाल करना है। अगर आप में से किसी का कोई जानने वाला कोई ये है सारा कुछ वहां पे उन्होंने कभी टाइम गुजारा तो कभी आप उनसे पूछें। इट्स सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट। ठीक है, अच्छी बात है जनाब, नदर्न एरियाज घूमने फिरने सारे ही जाते हैं, दो थोड़ी सी ठंड हो ना तो ठर ठर करना शुरू कर देते हैं सारे के सारे, और फिर 2 दिन बाद वापस। अब आपने जब साल रहना हो ना वहां पे -50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, तो लगा वो पता जाए, मेरी बात समझ आ रही, तो वो सूरत हाल बड़ी खराब हो जाती। तो इसलिए ये सिनेरियो जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई बात जी? आइडिया क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास सिचुएशन नहीं, वो मुशर्रफ साहब का ये इस पे नहीं था, कारगिल, वो कारगिल था, वो डिफरेंट सिचुएशन था, जो सियाचिन नहीं था। ये सियाचिन समझ आ गया आप लोगों को? असल जो मसला है वो ये है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में, वो है सरक्रीक, जिस पे लड़ते भी समझ आते हैं कि ये दोनों लड़के हो रहे हैं। दिस इज द डिस्प्यूट, सरक्रीक, सरक्रीक, अ डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है जनाब, सरक्रीक, एनी आइडिया? हैव यू हर्ड अबाउट दिस डिस्प्यूट? सुना हो सरक्रीक के बारे में? पानी का बॉर्डर किस होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में? सरक्रीक नहीं, लड़ाई किस बात पे है, पानी के बॉर्डर के ऊपर या रिसोर्सेज पे? बहुत अच्छी है। एशिया के अंदर जो है वो आपके पास वन ऑफ द टॉप फिशिंग एरियाज, वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग एरियाज इन एशिया जो है ना सरक्रीक के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये एक थोड़ा सा आप समझ लें कि एक इनलेट ऑफ वाटर है, इनलेट जो अंदर को पानी जो है वो जमीन के अंदर वाली साइड पे जाता है, उसको हम कहते हैं, समझते हैं। पहले समझने की कोशिश करें क्रीक क्या होता है। ये देखिए, एक आपने वर्ड सुना होगा रिवर, एक वर्ड होता है क्रीक। जरा फोकस रखते हैं, क्रीक और रिवर में क्या फर्क होता है। देखिए, जो क्रीक होता है ना, क्रीक इज बेसिकली, पहले सुन ले फिर मैं आपको लिखवाता हूं, सुन ले जरा। क्रीक इज बेसिकली अ स्मॉल
inlet of water, small inlet of water that originates from a bigger water body. अब बिगर वाटर बॉडी से एक स्मॉल इनलेट ऑफ वाटर होगा जो आगे से जाके क्लोज होगा, बंद होगा। रिवर बंद नहीं होता, रिवर ओपन है। वो वहां से जनाब पहाड़ों से जनाब सारा पानी जो है वो पिघला और दरियाओं के जरिए आता आता था समुद्र में गिर गया, वो रिवर है। मेरी बात समझ आ रही? यहां पे क्रीक फर्क है। क्रीक एक स्मॉल इनलेट ऑफ वाटर है जो इन हुआ है सर्टन एक बड़ी वाटर बॉडी से। वो बड़ी वाटर बॉडी से वो इन होके आगे जाके वो क्या हो गया, क्लोज हो गया, उसे हम कहते हैं क्रीक। समझ आ गई बात? अब सर क्रीक बेसिकली एक टेरिटरी है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में डिस्प्यूटेड है। जरा सुनते जाएं, लिखना भी नहीं है, क्योंकि 5 मिनट पहले आप सुन लेंगे ना फिर आपको समझ आ जाएगा, फिर आप लिख लीजिए। एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में, जो कि असल में डिस्प्यूटेड थी शुरू के अंदर, शुरू में डिस्प्यूटेड थी बिटवीन द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड द टेरिटरी ऑफ कच्छ। कच्छ जो था वो एक इलाका था जिसके रूलर को कहते थे राव ऑफ कच्छ। राव ऑफ कच्छ और सिंध के दरमियान में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी जिसका नाम था सर क्रीक। समझ आ गई बात? राव ऑफ कच्छ कहता था कि ये जो क्रीक है, ये जो 96 किलोमीटर की स्ट्रिप है, कितनी लंबी है ये? 96। ये 96 किलोमीटर की जो लॉन्ग स्ट्रिप है वाटर की, ये कच्छ की है। सिंध कहता था नहीं, ये 96 किलोमीटर की जो लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ वाटर है ये सिंध की है। प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम, जिस टाइम ये बात चल रही थी, सिंध बॉम्बे का हिस्सा होता था 1914 में, 1914। तो राव ऑफ कच्छ, क्योंकि वो एक प्रिंसली स्टेट थी कच्छ, और सिंध बॉम्बे का हिस्सा हुआ करता था, तो ये दोनों मिलकर चले गए बॉम्बे की कोर्ट में। बॉम्बे की कोर्ट में जाके फैसला करवाया इन्होंने कि जनाब आप बताएं कि जनाब ये क्रीक किसकी है। बॉम्बे की कोर्ट ने क्या किया, अब जरा आपने पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी। बॉम्बे की कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जो कि उस टाइम तो इंप्लीमेंट हो गया, लेकिन बाद में जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हुए तो फिर वो डिस्प्यूटेड बन गया। समझाता हूं कैसे। 1914 में कोर्ट ने डिसाइड किया कि सरकार आप दोनों ना आधा आधा इसको इस्तेमाल करते रहो। समझ आ गई बात? सिंध भी इसको इस्तेमाल करता रहे और इसको जो है वो कच्छ का जो इलाका है वो भी इसको अल्टीमेटली जो है इस्तेमाल करता रहे। यहां तो फैसला हो गया। लेकिन इसी डिसीजन के अंदर 2 ऐसे पैराग्राफ भी लिखे गए थे जो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी थे, यानी 2 पैराग्राफ्स आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी थे। समझ आ गई बात? अब यहां तक बात पहुंच गई। 47 आ गया। 1947 में सिंध आ गया पाकिस्तान के पास और कच्छ चला गया इंडिया के पास। जब सिंध आ गया पाकिस्तान के पास और कच्छ चला गया इंडिया के पास, तो अब यहां से मसला सिंध और कच्छ की बजाय पाकिस्तान इंडिया का शुरू हो गया। समझ आ गई बात? यहां तक पाकिस्तान इंडिया में शुरू हो गया। पाकिस्तान क्लेम करना शुरू हो गया कि ये सारे का सारा जो क्रीक है वो पाकिस्तान का है, क्योंकि जो डिसीजन 1914 में आया था उसमें एक पैराग्राफ नंबर 9 था। उस पैराग्राफ नंबर 9 में क्या लिखा हुआ था, जरा मेरी टेक्निकल बात को जरा समझिएगा। देखें, मैं इस टाइम समुद्र में अगर फॉर एग्जांपल खड़ा हूं तो मेरी ईस्ट साइड पे क्या है, इंडिया, और मेरी वेस्ट साइड पे क्या है, ईरान। समझे ना? आप देखें यहां पे समुद्र में आ जाए, ये समुद्र में आ जाए आप नीचे। सो इमेजिन करें आप इस वक्त समुद्र में खुद खड़े हैं, तो आपकी जो राइट साइड बनेगी ना वो आपका ईस्ट होगा, जो आपका लेफ्ट साइड बनेगा वो आपका वेस्ट होगा। मेरी बात समझ आ रही? तो मैं इस टाइम यहां पे खड़ा हूं समंदर के अंदर। पैराग्राफ नंबर 9 में लिखा हुआ था कि द बाउंड्री ऑफ सिंध लाइज टू द ईस्ट ऑफ द क्रीक। जो सिंध की बाउंड्री है वो क्रीक की ईस्ट पर है, यानी सारे के सारी क्रीक सिंध में आ गई। फोकस रखें ना मेरी बात के ऊपर। द बाउंड्री ऑफ सिंध लाइज टू द ईस्ट ऑफ द, यानी ये बाउंड्री है सिंध की, सिंध यहां तक है और क्रीक ये है। तो क्रीक किसके पास चली गई? सिंध के पास, यानी चली गई पाकिस्तान के पास। टेक्निकल बात समझ आ गई? तो अब हम यहां पे समझते हैं। ये इमेजिन करें कि ये क्रीक है और ये आगे सिंध और आगे ये बाउंड्री बन रही। डिसीजन में लिखा हुआ था अब ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा ईस्ट और ये है हमारा वेस्ट। डिसीजन में लिखा हुआ है कि बाउंड्री ऑफ सिंध लाइज टू द ईस्ट ऑफ द क्रीक, यानी वो क्रीक की ईस्ट पे है, यानी ये है बाउंड्री सिंध की। अगर ये है बाउंड्री सिंध की तो क्रीक सारे का सारा सिंध में चला गया। मेरी बात समझ आ गई? तो ये स्टांस किसका आ गया? पाकिस्तान का। अब आते दूसरी तरफ, इंडिया की तरफ। इंडिया कहता है कि नहीं, क्रीक आपकी नहीं, क्रीक अभी भी क्या होगी, हाफ ऑफ डिवाइड होगी। क्रीक अभी भी क्या होगी,
हाफ हाफ डिवाइड होगी, क्योंकि 1914 के डिसीजन के मुताबिक ये रन ऑफ कच्छ और अपना राव ऑफ कच्छ और सिंध के दरमियान में कैसे डिवाइडेड थी, हाफ। वो इसके ऊपर एक और प्ली लेते हैं, जो कि एक और आर्गुमेंट देते हैं। वो क्या कहते हैं, सुने जरा। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने जो पॉइंट रेस किया, ये कहां लिखा हुआ है, पैराग्राफ नंबर 9 में। अब मैंने कहा दो पैराग्राफ थे जो आपस में क्या थे, कॉन्ट्राडिक्टरी थे। पैराग्राफ नंबर जो 10 है ना, इंडिया उसको यूज करता है। इंडिया, फोकस रखे मेरी बात। इंडिया कहता है कि पैराग्राफ नंबर 10 में लिखा हुआ है कि क्रीक इज नेविगेबल। नेविगेबल का मतलब है कि क्रीक के अंदर जहाज चल सकता है, बैरी जहाज। क्रीक में क्या चल सकता है, बैरी जहाज, क्योंकि पैराग्राफ नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, क्रीक इज नेविगेबल। इंडिया कहता है कि इंटरनेशनल लॉ है, उस इंटरनेशनल लॉ का एक प्रिंसिपल है, उसका नाम है थेल्विग। प्रिंसिपल का नाम क्या है, थेल्विग। सुने जरा मेरी बात। वो कहता है कि थेल्विग प्रिंसिपल कहता है कि इफ अ वाटर बॉडी इज डिस्प्यूटेड बिटवीन टू स्टेट्स बट द वाटर बॉडी इज नेविगेबल, जो कि पैराग्राफ नंबर 10 में लिखी हुई है। इफ द वाटर बॉडी इज डिस्प्यूटेड बट द वाटर बॉडी इज नेविगेबल, then the center of the water body becomes the boundary। बात समझ आ रही। इंडिया कहता है क्योंकि पैराग्राफ नंबर 10 में लिखा हुआ है कि ये वाटर बॉडी क्या है, नेविगेबल है, और अब क्योंकि हम दो आजाद मुल्क बन गए हैं, तो हमारे ऊपर कौन सा लॉ लगेगा, इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ कहता है कि अगर वाटर बॉडी डिस्प्यूटेड हो लेकिन नेविगेबल हो, यानी उसमें जहाज आ जा सकता हो, तो थेल्विक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली द सेंटर ऑफ द वाटर बॉडी बिकम्स द बाउंड्री बिटवीन द टू स्टेट्स। इंडिया ट्राइज टू अप्लाई द थेल्विक प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ पैराग्राफ नंबर 10 which says that the creek is navigable, but Pakistan applies paragraph number 9 which says that the boundary of Sindh lies to the east of the। ये डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज के दरमियान। मेरी बात समझ आ रही। फायदा क्या है इस इलाके का, 96 किलोमीटर की जो ये वाटर बॉडी की स्ट्रिप है, इसका फायदा क्या है? फायदा बड़ा सिंपल सा है, इट इज रिच इन ब्लू इकोनॉमी। समंदर की पानी की इकोनॉमी जो होती है, इसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, यानी मछलियां बाकी सारा कुछ वो ब्लू इकोनॉमी में आता है। तो आप कहेंगे कि इट इज रिच इन ब्लू इकोनॉमी, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट फिशिंग एरियाज इन एशिया, एंड बोथ कंट्रीज ऑल्सो बिलीव कि देयर इज अ ह्यूज रिसोर्स ऑफ ऑयल एंड गैस बीनीथ द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ के नीचे जो है ह्यूज ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स भी अल्टीमेटली जो एग्जिस्ट करते हैं, जो दोनों कंट्रीज असल में हासिल करना चाहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। सो इसमें ब्लू इकोनॉमी है, लार्जेस्ट फिशिंग एरियाज है, एरिया है एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट, और एक्सपेक्टेड है कि इसके नीचे ऑयल और गैस रिजर्व्स भी एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई दीस बोथ कंट्रीज आर फाइटिंग विद ईच अदर ऑन दिस 96 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रिप। समझ आ गई बात। क्रीक तो असल में भी थी, इसको सर क्रीक इसलिए कहते हैं कि जो बंदा वहां पर उस टाइम गवर्नर था, उसका नाम था सर क्रीक, मतलब उसका नाम सर क्रीक था, और वो थी भी क्रीक ही, और उसका नाम भी सर क्रीक था, तो उन्होंने उसके नाम के ऊपर वो जगह का नाम रख दिया सर क्रीक। मेरी बात समझ आ रही। तो ये पूरे का पूरा एरिया है जिसके इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में सर क्रीक कहते हैं, 96 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रिप। क्लियर होगी बात, नोट करते हैं जी। नहीं, अब तो डिस्प्यूटेड है ना, जाने ये किसी के अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई भी रिसोर्स इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप, यही तो प्रॉब्लम है। पाकिस्तान कहता है भाई हमारे पास है, हमारा एरिया हमको आधा करें, इंडिया कहता है आप आधा करें। इसलिए आपने देखा होगा, आपने अच्छा कभी आपने गौर किया, कभी ईरानी कोई फिशरमैन पकड़े गए हो, इंडियन फिशरमैन पकड़े जाते हैं हमेशा, कोई और की तो पकड़े जाते हैं, वो उधर रावी से पकड़े जाते हैं, तो पानी कोई नहीं। बात समझ आ रही। तो भाई उसमें सिचुएशन ये है कि इंडियन फिशरमैन को क्या पता कि हम डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आ गए। अच्छा भाई, आपने एक और चीज भी देखनी है, आपने ये फिशरमैन पकड़े भी फिशेज की तरह जाते हैं, 600 पकड़ लिए, 850 छोड़ दिए। आपने भी देखा होगा एक बंदा पकड़ा गया है या दो बंदे पकड़े गए हैं, 950 पकड़ लिए और 1400 छोड़ दिए। ये उसके अंदर ना वो ये स्टार प्लस के ड्रामों की तरह बचपन में लगा करते थे। मैं आ रहा था रक्षे से उतर रहा था, तो 550 करोड़ गिर गया मेरी जेब से नीचे जनाब। पूरा फिर वो सीरियल जो है ना, वो एक पूरा 15 बंदे कमरे में बैठे होंगे, छम छम छम, 15 बंदे जनाब उसको देखी जा रहे, सारा सीरियल उसी में गुजार देते हैं। हर बंदे का चेहरा दिखाना उन्होंने। कोई चाय लेके आ रहा है, चाय ऐसे करके गिर गई, उसके हाथ से 500 करोड़ देख के। कोई जनाब पानी दे रहा था जनाब फसलों को, उसको क्या नाम है, उसको पौधों को, पानी रुक गया उधर ही, पानी भी स्टॉप हो गया उधर ही। पानी भी हैरान है कि 550 करोड़ जो है वो क्या हो गया, अंदाजा करो 550 करोड़ ही गिर गया जेब से। अल्लाह की शान है। और उस दौर में सारे लोग समझते थे क्या नहीं, पता नहीं क्या रियलिटी है। हाँ, इतना बड़ा डायलॉग बोल के रक्षे किक मार देते चले जाते थे घर कि भाई तेरे को इतने पैसे थे, तुम जब गड्डी ले ले, ठीक
जी मतलब नॉनसेंस। पाकिस्तानी भैया ये ड्रामे चल रहे थे, लोग बैठे होते ऐसे करके देख ना उसको, चल रहा होता सारे का। बचपन के दौर थे, जमाने जहालियत की बात बता दूं। आप लोगों ने तो पता नहीं वो देखे हैं दौर के, नहीं देखा। आए जी, सर क्रीक को देखते हैं। इट इज अ 96 किलोमीटर लॉन्ग वाटर स्ट्रिप, 96 किलोमीटर लॉन्ग वाटर स्ट्रिप, which is basically an inlet of water, which is basically an inlet of water originating from the Arabian Sea. Inlet of water originating from the Arabian Sea. समझ आ गई बात? पॉइंट नंबर 2, before partition, before partition, it was a disputed land. Before partition, it was a disputed land between the province of Sindh and the princely state of Kutch, Kutch, princely state of Kutch, Kutch। ठीक हो ना? आगे लिखें। In 1914, जी पॉइंट नंबर 3, in 1914 the lieutenant governor of Sindh, the lieutenant governor of Sindh and the Rao of Kutch decided to resolve this outstanding dispute through judicial settlement. Decided to resolve this outstanding dispute through judicial settlement. समझ आ गई बात? पॉइंट नंबर 4, the decision given by the court in Bombay, the decision given by the court in Bombay gave the creek to be used by Kutch and Sindh, gave the creek to be used by Kutch and Sindh simultaneously. But that decision had two contradictory paragraphs, number 9 and 10. That decision had two contradictory paragraphs. Number 9 and 10. Clear होगी बात? Next point. After the division of India in 1947, Sindh became part of Pakistan and Kutch joined India. Sindh became part of Pakistan and Kutch joined India. And this outstanding dispute came to light once again. This outstanding dispute came to light once again. Came to light once again. Clear होगी बात? Next point. Pakistan claimed Sir Creek on the basis of paragraph 9
of the Bombay Tribunal decision. Pakistan claimed Kashmir on the basis of paragraph 9 of the Bombay Tribunal decision. Which clearly stated that the boundary of Sindh, lies to the east of the creek. Boundary of Sindh lies to the east of the creek. समझ आ गई बात? ये तो हमें समझ आ गया. Boundary of Sindh lies to the east of the creek, which means the entire creek becomes part of Sindh. Entire creek becomes part of Sindh. समझ आ गई बात? इसको समझाने के लिए ना थोड़ा सा एक हल्का सा वो शो कर दीजिएगा वहां पे कोई डायग्राम सी बनाकर कि अच्छा भाई ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है. ठीक है जनाब. अब हम अरेबियन सी में खड़े हैं तो उसने कहा कि बाउंड्री ऑफ सिंध लाइज टू द ईस्ट ऑफ द क्रीक, यानी क्रीक की ईस्ट पे, यानी कि बाय डिफॉल्ट सारी की सारी क्रीक किधर आ जाती है? सिंध के अंदर, यानी अल्टीमेटली पाकिस्तान. क्लियर होगी बात? नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आ जाए. इंडिया यूजेस पैराग्राफ 10. India uses paragraph 10 to justify its stance. India uses paragraph 10 to justify its stance because this paragraph declares creek to be navigable. Because this paragraph declares creek to be navigable. क्लियर होगी बात? एंड अकॉर्डिंग टू द थेल्विक प्रिंसिपल, ये लिखा हुआ है THALWEG, अकॉर्डिंग टू द थेल्विक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अकॉर्डिंग टू द थेल्विक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इफ a water body is disputed between two states, if a water body is disputed between two states but is navigable, if a water body is disputed between two states but is navigable, the center of the water body becomes the boundary. The center of the water body becomes the boundary. समझ आ गई बात? तो इंडिया ये क्लेम करता है क्योंकि ये नेविगेबल है तो सेंटर बिकम्स द बाउंड्री. पाकिस्तान कहता है नहीं, पैराग्राफ नंबर 9 इसके अंदर अल्टीमेटली इस्तेमाल होगा. इन पे 20 नंबर का सवाल कभी नहीं आया इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन इवन दो पता होना चाहिए कि अगर वो आपसे सवाल पूछ रहे व्हाट आर द डिस्प्यूट्स गोइंग ऑन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो आप उसमें आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे सर क्रीक का मसला चल रहा है. बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है नोट कर लेते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ सर क्रीक. इंपॉर्टेंस ऑफ सर क्रीक. नंबर 1, इट इज ए ह्यूज सोर्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी. It is a huge source of blue economy. In fact, one of the largest fishing areas in Asia. One of the largest fishing areas in Asia. क्लियर होगी बात? नंबर 2, it is estimated that huge
ऑयल और गैस रिजर्व्स, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, huge oil and gas reserves are beneath the creek. Huge oil and gas reserves are beneath the creek. समझ आ गई बाजी? ये इसकी इंपॉर्टेंस है जी। और ये मसले मसाइल जो है वो 96 किलोमीटर की स्ट्रिप का जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में चल रहा है। अभी तक मसला इसका हल कोई नहीं। इसी के साथ ही एक और मिलता जुलता मसला है, बल्कि इनफैक्ट इसी के अंदर है, और वो है रन ऑफ कच्छ। कौन सा मसला है जी? रन ऑफ कच्छ। क्योंकि कच्छ के आई मसला था सिंध के साथ सर क्रीक का, तो उसी के अंदर ही दूसरा मसला है। इसका नाम क्या है? रन ऑफ कच्छ। संस्कृत जुबान में रन को कहते हैं दलदली इलाका, सॉल्ट मार्श, मार्शी प्लेस। बात समझ आ रही है? ये दलदली इलाका है। कहां का? कच्छ का। कच्छ का क्या? दलदली इलाका। मेरी बात समझ आती? आइडिया क्लियर होगी? इंडिया ये क्लेम करता है क्योंकि इसका नाम है रन ऑफ कच्छ, यानी कि ये सारे का सारा रन किसका है? कच्छ का। और सर क्रीक इज पार्ट ऑफ रन ऑफ कच्छ। सर क्रीक किसका पार्ट है? रन ऑफ कच्छ का। तो फिर वो कहते हैं कि क्योंकि रन ऑफ कच्छ हमारा है तो फिर क्रीक भी अल्टीमेटली कहां है? हमारा। नहीं तो कम से कम आधा तो हमारा, क्योंकि आधा कम से कम इसलिए हमारा क्योंकि थेल्विक प्रिंसिपल। लेकिन क्योंकि क्रीक इज पार्ट ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, तो अल्टीमेटली वो सारे का सारा इलाका किसका हो गया? कच्छ का। इंडिया ये क्लेम कर। पाकिस्तान और इंडिया ने ना एक काम किया, अब आपको जरा समझाता हूं, आर्बिट्रेशन वाला। 1968 में ना दोनों मुल्कों ने एग्री किया कि हम चलते हैं आर्बिट्रेशन के पास, और आर्बिट्रेशन को जाके ना ये कहते हैं कि भाईजान हमारे दरमियान मसले को क्या करो, हल करो। अब आर्बिट्रेशन में क्या होता है? एक जज आपने अपॉइंट कर लिया, एक उन्होंने अपॉइंट कर लिया, और एक तीसरा बंदा, उन दोनों ने मिलकर अपॉइंट कर लिया। मसला भी आपने अपना बताना है और लॉ भी आप ही ने अपना देना है। तो इन्होंने मसला बताया और लॉ पता क्या दिया इन्होंने? लॉ इन्होंने दिया कि जनाब आप इसमें ना इक्विटी अप्लाई करें। इक्विटी, इक्विटी का मतलब पता क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ नीड। इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी इज 50-50। इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ नीड, कि जिसको जितनी जरूरत है आप उसको वो चीज दे दे। प्योर लीगल जुबान में उसका लफ्ज होता है एक्स एक्वो एट बूनो। मैं आपको लिखवाऊंगा अभी थोड़ा। एक्स एक्वो एट बूनो का मतलब है इक्विटी, कि जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी चीज मिल जाए। आपने मेरी बात को याद रखना है, समटाइम्स इक्वालिटी जस्टिस नहीं होता, समटाइम्स इक्विटी जस्टिस होता है। मैं और मेरा दोस्त अगर एक कमरे में बैठे हुए हैं, एक एप्पल उसके पास है, एक एप्पल मेरे पास है, और एक एप्पल उसने खा लिया, एक एप्पल मैंने खा लिया, ये इक्वालिटी। लेकिन अगर मैं घर से नाश्ता करके आया हूं और वो बेचारा 2 दिन का भूखा है, तो इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ नीड का मतलब है कि मेरे पास जो एप्पल है वो भी मेरे दोस्त को मिलेगा, ताकि वो अपनी भूख खत्म कर ले। बाहर खड़ा बंदा जो शीशे से देख रहा है, वो उसको लग रहा है कि अभी जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि दोनों एप्पल एक बंदा खा गया है, बल्कि इनफैक्ट जस्टिस अब हुआ। समटाइम्स इक्वालिटी जस्टिस नहीं होता, समटाइम्स इक्विटी जस्टिस होता है। नीड जिसको जितनी है उसको उतना मिल जाए। लो जी, पाकिस्तान इंडिया ने डिसाइड कर लिया, इंडिया भी एग्री कर गया। मैं हैरान हूं कैसे एग्री कर गया, लेकिन कर गया। इंडिया ने जनाब, दोनों चले गए वहां डिसीजन के आर्बिट्रेशन के पास। आर्बिट्रेशन ने 90% एरिया इंडिया को दे दिया, 10% पाकिस्तान को दे दिया। 1968 के आर्बिट्रेशन ने 10% एरिया पाकिस्तान को दे दिया, 90% एरिया किसको मिल गया? इंडिया को मिल गया। हम बड़े खुश हैं उस बात। हमने कहा ठीक है, हम इस बात पे बड़े खुश। इंडिया को जब रियलाइज हुआ कि उनके साथ हैंड हो गया, तो इंडिया इज लाइक नहीं, मुझे 90% नहीं, मुझे 100% ही चाहिए। भला कैसे? ये क्रीक है, ठीक है जनाब, हमें रन ऑफ कच्छ का 10% मिल गया, यानी हमारा बाउंड्री इधर आ गई। तो बाय डिफॉल्ट सारा क्रीक इधर चला गया। हमारे भाई ने कहा भाई हम 10% ही बहुत, क्रीक तो आ गई ना हमारे पास, हमें 10% साथ 10% रन ऑफ कच्छ भी मिल गया। हम बड़े खुश हैं इस बात में। इंडिया को तब रियलाइज हुआ जाके कि यार ये तो फनकारी हो गई, गेम हो गई। 1968 के बाद से तब से मसला अभी तक फिर नहीं कमाई। पाकिस्तान एंड पे कहता है कि आप एक काम करें, अब रन ऑफ कच्छ के ऊपर वो डिसीजन इंप्लीमेंट कर लें जो आर्बिट्रेशन में हमने आपस में किया था। और वैसे भी आर्बिट्रेशन बाइंडिंग है, हमने एक लेक्चर भी लिया था, उन्होंने भी लिया था मेरा लेक्चर, तो उसमें भी उन्होंने पता था उनको कि आर्बिट्रेशन क्या होती है, बाइंडिंग होती है। समझ आ गई बात? अब इंडिया इस पे एग्री नहीं करता। पाकिस्तान कहता है भाईजान मुझे 10% ही बहुत है, मुझे इनफैक्ट 2% भी बहुत है। बात समझ आ रही? क्योंकि मैंने दलदली इलाके में क्या करना है,
मुझे तो असल क्लेम किस पे है, सर क्रीक क्यों। मेरी बात फॉलो हो रही। अब ये पूरे का पूरा डिसीजन है जिसके ऊपर इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। इंडिया क्लेम्स द इंटायर रन ऑफ कच्छ प्लस हाफ ऑफ द क्रीक। पाकिस्तान क्लेम्स द इंटायर क्रीक एंड नथिंग अबाउट द रन ऑफ कच्छ। The tribunal gave us the 10% run of Kutch. We are happy with that. लेकिन हम ओरिजिनली असल हमारा फोकस किस बात पे है, क्रीक के ऊपर। इंडिया भी आर्ग्यू करता है कि यार मैंने 90% ये दलदली इलाका रख के क्या करना है जब क्रीक की सारी उधर चलेगी। मेरी बात फॉलो हो रही है। उनकी आपको समझ आती है, वो कहते हैं यार हमने दलदली इलाके का क्या करना है, चार डालना है इसको, ठीक है, जब सारी के सारी जो क्रीक है वो किधर चली गई, पाकिस्तान के पास। सो इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर फाइटिंग ऑन दिस जो है वो लैंड। असल में इसका नाम था बान गंगा, शुरू बान गंगा नाम हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है क्योंकि दलदली इलाका था तो इसलिए वो रन ऑफ कच्छ का इलाका जो बढ़ गया, क्योंकि वहां पर जैसे संस्कृत जुबान बोली जाती थी तो वहां पर ना वो कहते थे कि ये इलाके को उन्होंने कच्छ का वो इलाका जो दलदली है, तो रन ऑफ कच्छ का इलाका जो अल्टीमेटली उसका नाम जो पड़ गया। मेरी बात समझ आ गई। अब ये पूरी पूरी डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, क्लियर, नोट करते लीजिए। रन इन संस्कृत मीन्स मार्शी एरिया। Run in Sanskrit means marshy, M-A-R-S-H-Y, marshy area. And the run of Kutch is basically the marshy area of the territory of Kutch. The territory of Kutch. समझ आ गई बात। पॉइंट नंबर 2, in the Sir Creek is considered part of run of Kutch. And in fact the end of run of Kutch, run of Kutch end कहां पर होता है जाकर, Sir Creek, the end of run of Kutch. समझ आ गई बात। पॉइंट नंबर 3, इंडिया एंड पाकिस्तान decided to take the matter of run of Kutch for international arbitration. To take the matter of run of Kutch for international arbitration. समझ आ गई बात। In 1968 the tribunal, the arbitration, sorry, tribunal, the arbitration in 1968, the arbitration gave the decision on the basis of principle of equity. In 1968, the arbitration gave the decision on the basis of the principle of equity, which was decided by both countries in compromise. Which was decided by both countries in compromise. जो हमने पढ़ा हुआ है कि compromise was एग्रीमेंट को कहते हैं जो दो पार्टीज ने दरमियान में किया है, जिसकी वजह से मैटर कहां जाएगा, आर्बिट्रेशन में। समझ आ गई बात। बोथ कंट्रीज डिसाइडेड टू अप्लाई इक्विटी इन द कॉम्प्रोमाइज। समझ आ गई बात। अगले पॉइंट पे आते हैं। द लीगल पॉइंट ऑफ इक्विटी is explained, the legal point of equity is explained in Article 33 paragraph 2. The legal point of equity is explained in Article 33 paragraph 2 of the UN Charter. Paragraph 33 अपना Article 33 paragraph 2 of the UN Charter. Article 33 paragraph 2 निकाल लेना आप।
उसमें लिखा हुआ है कि दोनों कंट्रीज अगर चाहें तो इक्विटी की बेस पर डिसीजन करवा सकते हैं, लेकिन पता क्या लिखा हुआ है, दिस हैज टू बी एग्रीड बिटवीन बोथ पार्टीज बिफोर द मैटर इज टेकन टू द कोर्ट। कि ये पहले एग्री करेंगे दोनों पार्टीज कि हमारा इक्विटी की बेस पर फैसला करा दो, फिर मैटर किधर जाएगा, कोर्ट में। नंबर 2, इट हैज टू बी गिवन इन रिटन टू द कोर्ट कि हम दोनों का फैसला किस पे करवा दो, इक्विटी इक्विटी। मेरी बात समझ आ रही? यानी आर्बिट्रेशन में जाने से पहले इन दोनों का एग्री करना जरूरी है कि इक्विटी की बेस पे फैसला होगा। और नंबर 2, ये भी रिटर्न में दिया जाएगा कोर्ट को कि सरकार हम रेडी हैं, हमारा फैसला किस पे करवा दो, इक्विटी की बेस। दो बातें समझ आ गई आप लोगों को? तो इंडिया पाकिस्तान इक्विटी की बेस पे फैसला करवाने की बात। नेक्स्ट पॉइंट, इन द डिसीजन द आर्बिट्रेटर डिसाइडेड, in the decision the arbitrator decided to award 90% of run of Kutch to India and 10% to Pakistan. Award 90% of the territory of Kutch to India and 10% to Pakistan. But India still does not agree to this division. India still does not agree to this division and claims the entire Sir Creek. Entire run of Kutch. Claims the entire run of Kutch. समझ आ गई बात? तो वो कहते हैं कि जनाब ये सारा रन ऑफ कच्छ जो है वो अल्टीमेटली जो है वो हमारा है, तो वो इसको क्लेम करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब हमारा, पाकिस्तान कहता नहीं 10% भी ठीक है हमारा, कोई बात नहीं, जितना जो है वो हमारा है, वो पूरा क्रीक क्लेम कर, सॉरी पूरा रन ऑफ कच्छ क्लेम करते हैं और फिर साथ हाफ ऑफ द क्रीक भी क्लेम करते हैं। पाकिस्तान पूरे का पूरा क्रीक क्लेम कर रहा है, लेकिन रन ऑफ कच्छ के ऊपर कोई उसका आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन हम 10% में भी ओके हैं, राजी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया उस पर एग्री नहीं कर रहा। ये रन ऑफ कच्छ वाला मसला है और सर क्रीक का मसला है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर होगी बाजी, अब थोड़ी सी ब्रेक लेंगे हम, तकरीबन को 7.5 मिनट की, क्योंकि 7.5 मिनट में मिलिट्री वाले एक मील दौड़ते हैं, ठीक है जनाब? तो 7.5 मिनट की हम ब्रेक लेंगे, आप एक मील दौड़ के जो है वो वापस आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे अपना पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के ऊपर। मैं आपको वो चीजें समझाऊंगा ताकि आप लोग नेक्स्ट जो आपका टेस्ट हो उसके अंदर आप लोग जो है वो गलतियां ये ना करें जो आपकी हो रही हैं इन दैट टेस्ट। ठीक है जी, विल सी ईच अदर आफ्टर 7.5 minutes. थैंक यू। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आवाज आ रही है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? एम आई ऑडिबल जी? आवाज क्लियर है? ठीक हो गई, शुक्रिया जी। अच्छा जी, अभी हमने जो है बेसिकली डिस्कशन जो करनी है वो पेपर अटेम्प्टिंग के ऊपर करनी है। पेपर अटेम्प्टिंग जो है वो समझना है उसको कि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है जब आपके पास करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का, तो आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो कैसे करना है, क्या लिखना है उसके अंदर और क्या चीजें जो है वो कोशिश करनी है कि अवॉइड करनी। समझ आ गई बात? बहुत से पेपर्स जो आप लोगों के आए हैं उन पेपर्स के अंदर ना कुछ मिस्टेक्स कॉमन है सारे पेपर्स के अंदर, मतलब कुछ के अंदर कुछ स्पेसिफिक अलहदा मिस्टेक्स नहीं है, लेकिन जो कॉमन मिस्टेक्स हैं सब पेपर्स के अंदर मैं उन पे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं और उनको बेहतर जो है वो कैसे किया जा सकता है। उसके बाद जो इंडिविजुअल मिस्टेक्स हैं वो सेपरेट है, वो जब आप पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि आपकी वो इंडिविजुअल मिस्टेक जो है वो अल्टीमेटली क्या। क्लियर होगी बात? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है आपके पास, जब आपने
सवाल को स्टार्ट करना है तो उससे पहले सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? इंट्रोडक्शन। सवाल से पहले ना शुरू के अंदर टॉप के ऊपर एक और गलती भी कुछ स्टूडेंट्स ने की हुई, उन्होंने पूरे का पूरा सवाल जो है ना, पूरा सवाल जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीटली तौर पे रीराइट किया। ये करने की जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व होके आपके पास आता है हमारे पास चेक करने के लिए, तो क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हमारे पास होता है, तो फिर आपको सारा पेपर लिखने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन लिखने की। अब वो टाइम जाया करेंगे, कम से कम 1-2 मिनट तो लगाएंगे इसके ऊपर, पूरा क्वेश्चन लिखने के ऊपर। वो जो 1-2 मिनट आपने लगाने हैं उनको बचाएं और सारे का सारा क्वेश्चन ना लिखें, क्वेश्चन का नंबर डालें और नंबर डाल के आप उसका इंट्रोडक्शन जो है लिखना शुरू करें, उसका आंसर लिखना जो है शुरू करें। या अगर आपको जो है वो एक आइडिया कि नहीं सर हमें क्वेश्चन लिखना, हमें खुद फील होता है कि जब हम क्वेश्चन लिखते हैं ना तो वी फील बेटर। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि नहीं सर जब तक हम क्वेश्चन लिखते नहीं ना है तब तक हमारा आंसर जो है वो बनता ही नहीं है, हमें क्वेश्चन लिखना पड़ता है खुद पेपर के ऊपर। तो उसका आसान तरीका कार यह है कि आप 2-3 लफ्ज जो पहले हैं क्वेश्चन के वो लिख दें और डॉट 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 आखिरी 2-3 लफ्ज लिख दें, राइट, और उसके बाद उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें। यानी सारा क्वेश्चन ना लिखें, सिर्फ पहले 2-3 लफ्ज लिख दें क्वेश्चन के और आखिरी 2-3 लफ्ज लिख दें क्वेश्चन के, और क्वेश्चन का नंबर वही डालना है आपने जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, ना कि आपने वो नंबर डालना है कि जिस सीक्वेंस में आप पेपर कर रहे हैं। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को पहले कर रहे हैं तो आप उसको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखेंगे, आप उसको क्वेश्चन नंबर 6 ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बाद में कर रहे हैं तो आप उसको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखेंगे, आप उसको क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। यानी क्वेश्चन का नंबर होगा जिस सीक्वेंस में लिखा जा रहा है क्वेश्चन, उसका नंबर नहीं। ये मेरी बात फॉलो हो गई? तो ये हमारे पास आइडिया है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है? इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन लिखना हर सवाल का जरूरी होता है? नहीं, जरूरी नहीं, फर्ज होता है। समझ आ गई बात? आपने हर सवाल का इंट्रोडक्शन क्या है वो फर्ज है कि लिखना है आप। समझ आ गई बात? और अगर आप वो इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे तो फिर आपका सवाल भी कंप्लीटली तौर पे पूरा नहीं होगा, वो आधा सवाल रह जाएगा। इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी होता है, फर्ज होता है, क्योंकि आपने ये लिखना है। जब एग्जामिनर के पास आपके पेपर्स चेक होने के लिए जाएंगे ना तो उसके साथ ना एक शीट भी जाती है, जिस शीट को बना उसने चेक करना होता है, टिक मार्क करना होता है क्या ये चीजें इसके पेपर में पूरी थी। उस शीट के ऊपर सबसे ऊपर लिखा होता है अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन, यस नो, अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन। तो उसको वो क्या करेगा? यस करेगा या नो करेगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखा ही नहीं है तो फिर वो क्या कर देगा? उसको नो कर देगा। तो आपको पॉइंट नंबर 1 ही गलत हो जाएगा। तो हमने इंट्रोडक्शन तो लिखना ही लिखना है। पॉइंट नंबर 1 समझ आ गई आपको? अब सवाल यह है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है और इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना जो है वो जरूरी होता है और क्या चीज नहीं लिखनी और क्या लिखनी है। पहली बात समझ, इंट्रोडक्शन जो होता है ना, इसको अगर मैं ये पेज मान लू ना, ये इंट्रोडक्शन की एग्जामिनर कहता है कि रिकमेंडेड लेंथ है 75% ऑफ द फर्स्ट साइड ऑफ द पेज। आपका जो पहला पेज है ना उसका जो 75% एरिया है वो इंट्रोडक्शन की लेंथ होनी चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। यानी इंट्रोडक्शन अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे, ये इंट्रोडक्शन आपने स्टार्ट किया और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने ये समझ लें कि ये 75% आपका पेज बन गया, ये सारे का सारा आपका इंट्रोडक्शन होगा। मेरी बात समझ आ गई? 75% पेज से ना कम ना ज्यादा, ये आपका इंट्रोडक्शन की लेंथ होती है। पहली बात समझ आ गई आप लोगों को? ना इससे ज्यादा करनी है ना इससे कम करनी है। ये कौन कह रहा है? एग्जामिनर खुद कह रहा है। आप इससे ज्यादा करेंगे कम करेंगे, एग्जामिनर का मूड खराब है, वो काट देगा नंबर आप। एग्जामिनर ने अगर कहा है कि राइट जाना है तो भाई राइट जाओ, एग्जामिनर कह रहा है नहीं जाना तो ना जाओ उधर। लेकिन हमारी आदत होती है कि नहीं भाईजान हमने कोई फनकारी तो लगानी ही लगानी है ना उसके अंदर, ताकि क्योंकि हम समझते यार इतना आसान तो नहीं हो सकता, मतलब नहीं 75% नहीं, जरूरी तो नहीं है, हम तो ज्यादा करें। भाई वो ऐसे में लिखो आप, ऐसे में इंट्रोडक्शन की लेंथ आगे ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसमें मैं आपको जो सिर्फ इसकी बात बता रहा हूं, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स की बात, उसमें 75% से पेज से ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होगा। मैं सिर्फ करंट पाकिस्तान अफेयर्स की बात कर, ऐसे की बात नहीं कर रहा। मेरी बात फॉलो होगी? तो लेंथ कितनी होनी चाहिए? 75% पेज। यहां तो बात क्लियर होगी? अब पहली बात को जरा समझिए, इंट्रोडक्शन होता क्या है? इंट्रोडक्शन इज बेसिकली द ओवरव्यू, द एब्स्ट्रैक्ट, द समरी ऑफ द एंटायर क्वेश्चन। पूरे सवाल की समरी, पूरे सवाल का एब्स्ट्रैक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पूरे सवाल की समरी को कहते हैं। आप सादी जुबान में यह समझ लें कि उसने आपको एक सवाल दिया है लिखने को और उसने कहा है कि भाईजान आपके पास बस इतनी सी जगह है कि जिसके अंदर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है।
आपको एक्स्ट्रा एक लाइन भी नहीं मिलेगी। जब उसने वो कहा है कि आपको जगह ही मैंने इतनी सी दे दी है सॉल्व करने के लिए पेपर, तो फिर आप उस पेपर के अंदर या उतनी सी जगह के ऊपर क्या पूरा सवाल सॉल्व करेंगे या आधा करेंगे? पूरा करेंगे। स्क्वीज करना पड़ेगा आपको। मेरी बात को समझे ना। अगर मैं कहता हूं कि अच्छा भाई आप लिखें राइट एन एसे ऑन योर फादर, आगे बाद लाइनें हैं सिर्फ 5 लाइनों के अंदर अंदर कवर करना है आपने, फिर आप क्या करेंगे? आप 5 लाइनों के अंदर पूरा ऐसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मेरी बात, इसी को इंट्रोडक्शन कहते हैं, इसी को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, इसी को समरी कहते हैं। आपने इसी तरह ही लिखना। अगर उस सवाल के 3 हिस्से हैं तो तीनों हिस्से आपके पास 75% पेज पे पूरे आएंगे। डिटेल नहीं लिखेंगे ना आप, सिर्फ पॉइंट आउट करते जाएंगे। मेरी बात को समझ आ गया? सिर्फ पॉइंट आउट करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछता हूं अच्छा भाई व्हाई इंडिया क्लेम्स कश्मीर एंड व्हाई पाकिस्तान डिनाइज इंडियाज क्लेम, राइट? द डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ कश्मीर इज डिस्प्यूटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया सिंस 1947. On one hand, India claims Kashmir on the basis of the instrument of accession that was signed by Maharaja Hari Singh Dogra according to the 3rd June plan. But on the other hand, Pakistan believes that the instrument of accession that was signed was fraudulent because the Governor General of India, Lord Mountbatten, the Prime Minister of India, जो है वो Mr. Nehru, right, reaffirmed the idea that it was the people of Kashmir who had to decide. And on the other hand, Article 2, paragraph number 7, and the recognition of Kashmir as India-Pakistan question in United Nations justifies Pakistan's stance. Introduction पूरा हो गया। इसी को आगे एक्सप्लेन कर दिया आपने जाके। Why Pakistan India claims Kashmir, 3rd June plan, उसको आगे एक्सप्लेन किया। फिर आपने 3rd June plan में क्या हुआ था, महाराजा हरि सिंह डोगरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसको एक्सप्लेन किया आपने जाके। फिर हेडिंग डाल दिया रीजंस ऑफ पाकिस्तान क्लेम ऑन कश्मीर, द डिनाइल ऑफ द 3rd June plans, राइट आइडिया, उसको फिर एक्सप्लेन किया उसके अंदर कि 3rd June प्लान में ये डिसाइड हुआ था, ये डिसाइड हुआ था। फिर लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में बताया आपने कि 1947 इट वाज डिसाइडेड कि इंडिया का अपना गवर्नर जनरल होगा, पाकिस्तान का अपना गवर्नर जनरल हो गया। पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल रखा, लेकिन इंडिया कंटिन्यू टू हैव जो है वो क्या नाम उसका, लॉर्ड माउंटबेटन एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। समझ आ गई बात? एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वर एट दैट टाइम वर द हेड ऑफ द स्टेट। तो ऑल द एग्रीमेंट्स that were done by the princely states were given to the governor generals. The governor generals had to decide, had to sign. For example, the instrument of accession of the state of जो है वो Bahawalpur was given by the Nawab of Bahawalpur to Muhammad Ali Jinnah, and Muhammad Ali Jinnah signed it. Same goes for Kashmir. Kashmir gave it to Lord Mountbatten, but Lord Mountbatten, when decided to sign it, added a provision in the instrument of accession, और उस provision में ये लिखा था। ये explanation में आता जाएगा सारे का सारा। यानी उन सारे के सारे पॉइंट्स को स्क्वीज करके, समराइज करके आपने एक जगह पर लिखना है। उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन। ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इंट्रोडक्शन में आपने कोशिश करनी है कि कोई आपने कोटेशन नहीं ऐड कर। इंट्रोडक्शन में कोई कोटेशन ऐड नहीं कर। एग्जामिनर ने कोटेशन ऐड करने से मना नहीं किया, लेकिन एग्जामिनर कोटेशन को डिसलाइक करता इन इंट्रोडक्शन। मैं मेन बॉडी की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पे बात कर रहा हूं। एग्जामिनर इंट्रोडक्शन के अंदर कोटेशन को डिसलाइक करता है। आप में से किसी ने कोई थीसिस लिखा कभी? थीसिस लिखा? थीसिस से पहले आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप कोटेशन ऐड करते हैं। आपकी मेजॉरिटी कोटेशंस, आपके फैक्ट्स, फिगर्स, आपका सारी रीडिंग्स, आपके जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे मेन बॉडी में आते हैं। इंट्रोडक्शन होता है। क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट तो छोटी सी चीज है ना। अगर कोई आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ ले, उसको आइडिया हो जाएगा कि आपने आगे मेन बॉडी में क्या लिखा है। ये इंट्रोडक्शन होता है। मतलब उसमें कोई फनकारी नहीं लगानी है आपने इंट्रोडक्शन के अंदर। उसमें बस आपने समझ लें कि उसने आपसे सवाल पूछा है, राइट, उसको आपने समराइज करके उसका जवाब आपने इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन करते हैं। 75% पेज से ज्यादा नहीं, 75% पेज से कम नहीं। उसके अंदर किसी किस्म की कोई कोटेशन ऐड नहीं करनी। उसमें किसी किस्म की कोशिश करें, अवॉइड करें, कोटेशन को अवॉइड करें। एग्जामिनर ने मना नहीं किया, लेकिन मैं कह रहा हूं एग्जामिनर उसको क्या करता है? डिसलाइक करता है। क्योंकि भाई कोटेशन तो किसी ने कहा है ना। अब आपने फॉर एग्जांपल अगर 4 लाइनों की कोटेशन लिख दी है, आपकी लेंथ की 75% पेज थी, तो आपका इंट्रोडक्शन कितना रह गया उसके पीछे? तो आप बाय डिफॉल्ट जब कोटेशन लिखते हैं ना, तो आपके इंट्रोडक्शन की लेंथ 75% पेज से ज्यादा हो जाती है। मेरी बात समझ आती है? और ये बात मैं अभी भी श्योरिटी से कह सकता हूं। मैं जितनी मर्जी दफा आप लोगों को ये कह दूं कि 75% से पेज से ज्यादा नहीं जाना इंट्रोडक्शन। आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वली हैं, आज के दौर के वलीउल्लाह हैं। आप लोगों ने इंशाअल्लाह ज्यादा ही लिखना है और फिर मेरे पास आ जाना है। इसमें क्या गलती है? इसमें क्या? ओ अच्छा ठीक है, मुझे पता। मैं फिर कह रहा हूं
इंट्रोडक्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए भाईजान? आपने अगर 75% पेज एग्जामिनर की आर्गुमेंट को डिनाई कर दिया है ना, तो इसका मतलब है कि आप एग्जामिनर के रहमो करम पर, एग्जामिनर चाहे नंबर दे चाहे नंबर ना दे, आपकी इस गलती को इग्नोर कर दे, आप उसको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एग्जामिनर खुद कह रहा है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि भाईजान इतना इंट्रोडक्शन लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। ये मेरी बात फॉलो हो गई है? तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या करना होता है? पूरे सवाल को समराइज करना होता है, कोई पार्ट नहीं छोड़ना आपने, लेकिन डिटेल नहीं देनी उन पॉइंट्स की, डिटेल तो आगे मेन बॉडी में देनी है, आपने हिट करते जाना है आपने उनको, समझ आ गई? वो हिट करते जाएंगे आप, उनको मेंशन करते जाएंगे, इंट्रोडक्शन आपका पूरा हो जाए। मेरी बात फॉलो हो रही? कोई बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है किसी चीज की, कोई डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं किसी चीज की, जो सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब देना है सिर्फ 75% पेज के ऊपर, सवाल का जवाब देना, जो भी सवाल आ गया आपके पास। मेरी बात समझ आ रही जी? इंट्रोडक्शन में वर्ड इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है या वीकेंड नहीं? इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है, वर्ड लिखना जरूरी है, लफ्ज लिखना है इंट्रोडक्शन का आपने टॉप के ऊपर, समझ आ गई बात? लफ्ज लिखना है इंट्रोडक्शन का, कोई लफ्ज एब्स्ट्रैक्ट का नहीं लिखना, ओवरव्यू का नहीं लिखना, बैकग्राउंड का नहीं लिखना, क्योंकि फनकार होते हैं ना सारे के सारे, कुछ ना कुछ लिखाते हैं फिर बाद में गलत कर देते। प्लीज प्लीज, क्या वर्ड है? इंट्रोडक्शन। क्या लिखना है उसमें? पूरे सवाल की समरी, दैट्स इट। अवॉइड क्या करना है उसमें? कोटेशंस, खत्म होगी बात। ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन में आपके पास आ जाए, इसी के बाद आप आगे चले जाएंगे फर्दर चीजों के ऊपर। यहां तक बात समझ आ गई? हाँ जी, सवाल क्यों बनाई? जरूरत ही नहीं है, इंट्रोडक्शन भी तो पूरे सवाल की समरी है, आउटलाइन भी पूरे सवाल की समरी है, कोई बात नहीं, आप आगे जाके मेन बॉडी में डिस्कस करें। हम इंट्रोडक्शन में सारा कुछ डिस्कस कर भी नहीं सकते। मैं पूछूं पाकिस्तान की कौन कौन से मसले मसाइल हैं, आपको सर दो चीजा चीजा मसले मसाइल बता रहे हो, सर करप्शन का मसला है, फलां का मसला है, ये हो सकता है, जरूरत नहीं का 20 के 20 मसले बताओगे आप आगे फर्दर चलते जाओगे। आप कह सकते हो कि पाकिस्तान इश्यूज रेंज फ्रॉम द पॉलिटिकल इश्यूज टू द इकोनॉमिक इश्यूज, दरमियान में जो मर्जी डाल दो। यही तो फनकारी लगानी होती है इंट्रोडक्शन के अंदर, कि आपको कुछ मिस भी ना हो और आपकी बात भी पहुंच जाए। ठीक है जी। फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटेड टू पाकिस्तान इकोनॉमी नीड टू बी अंडरस्टूड। अब फाइनेंशियल मैटर्स कौन कौन से? हमारे डेट टू जो जीडीपी रेशियो है, हमारे पास इकोनॉमिक और मसले मसाइल है, हमारे पास जो है वो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के मसले हमारे पास अल्टीमेटली चल रहे हैं, हमारे पास जो है वो जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के मसले चल रहे हैं, वो सब कुछ उसमें आ जाए। मेरी बात फॉलो हो रही? तो आपने आउटलाइन ही बनानी, आउटलाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों आउटलाइन बनाने की जरूरत नहीं है? समझाता हूं। पेपर सिर्फ एक है जिसमें आउटलाइन बनानी होती है, वो है एसे का पेपर। क्यों? क्योंकि उसमें हेडिंग नहीं डालनी। तो जब आपने हेडिंग्स डालनी है तो फिर आउटलाइन बनाने की क्या जरूरत है? पहले आप वही हेडिंग्स पहले डालोगे, उन्हीं को फिर दोबारा उठाकर, हाँ वो और बात है। रफ में साइड पे आपने अगर कहीं लिखना है, नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन में नहीं, तो यार शिदादा रफ में तो जहां मर्जी लिखो, रफ में तो और बात, वो तो इशू ही कोई नहीं। आप अपने पेपर पे एंड पे रफ वर्क करना चाहते हो, रफ वर्क कर लो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप कोशिश करो कि पेपर के ऊपर आउटलाइन ना बनाओ। पेपर में नहीं, उसका तो फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ने मांगी ही नहीं है। ठीक है, तो अवॉइड करो कि आप जो है ना इस तरह की चीज, यहां तो बात समझ आ गई आप लोगों को? तो ये हमारे पास चीजें जो है ना वो जो है वो एग्जिस्ट करती है। सर इंट्रोडक्शन से पहले हम क्या, इंट्रोडक्शन से पहले हम टॉपिक हेडिंग दे सकते हैं? मतलब टॉपिक नहीं यार भाई, आपने पूरा सवाल जब लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया, अब आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 नीचे लिख दिया, इंट्रोडक्शन, खत्म होगी बात। एग्जामिनर को पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कश्मीर के ऊपर है, तो फिर इंट्रोडक्शन भी नीचे कश्मीर का ही होगा, वो नहीं होगा। सर ऑफिशियल एफपीएससी का शीट साइज नॉर्मल जो आपके होते नहीं है, जो आपके दस्ते नहीं होते जिनको आप कहते हैं, नहीं नहीं, ये थोड़ा दूसरा साइज है, ये दिखाएं मैडम, ये साइज नॉर्मल साइज होता है, ये वाला, ये होता है उनका शीट साइज। और उर्दू पे लाइन होती है, इंग्लिश लाइन नहीं होती। इंग्लिश लाइन को अवॉइड करें। अगर आप लोग इंग्लिश लाइन पे लिखते हैं ना, तो आपकी राइटिंग जो है ना वो वैसे भी स्क्वीज हो जाती है। यानी अगर आप 10 लाइनें इंग्लिश लाइन पे लिख रहे हैं ना, तो वही 15 लाइनें बन जाएंगी आपकी उर्दू लाइन में, क्योंकि वो लाइन जरा थोड़ी बारीक होती है ना इंग्लिश लाइन। तो अवॉइड करें इंग्लिश लाइन पे लिखना, क्योंकि आपकी आदत बन जाएगी इंग्लिश लाइन पे लिखने की, वरना फिर उसको उर्दू लाइन पे लिखा करें, ताकि आपकी हेडिंग भी उस तरह के हिसाब से बने। अच्छा सर, डू दीज रूल्स ऑल्सो अप्लाई फॉर अदर ऑप्शन? यार उन पे मैं बाद में आऊंगा भाई, पहले ये तो पूरे कर लो यार, एक स्टेप आगे ना जाएगा। ये बात समझ आ गई? आइडिया क्लियर हो गया? सर इन पाकिस्तान अफेयर्स पेपर हिस्टोरिकल पार्ट राइट आफ्टर इंट्रोडक्शन, वो आना यार, उधर आना, पहले इंट्रोडक्शन तो पूरा कर लो। वो इंट्रोडक्शन की समझ आ गई? इंट्रोडक्शन में कोई सवाल है फिर पूछो, मुझे पता है कोई ना कोई सवाल अभी निकलेगा इंट्रोडक्शन के अंदर, मैं बताता हूं फिर भाई। इंट्रोडक्शन पूरे सवाल की समरी को कहते हैं, पूरे सवाल के एब्स्ट्रैक्ट को कहते हैं, पूरे सवाल के ओवरव्यू को कहते हैं। आपने 75% पेज से ज्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना। अवॉइड करना है कि आपने कोटेशन अवॉइड करनी है उसके।
मेरी बात समझ आती? मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जामिनर ने कोटेशन मना की है, एग्जामिनर उसको डिसलाइक करता है। मेरी बात फॉलो हो रही है? एग्जामिनर उसको डिसलाइक करता है, क्योंकि एग्जामिनर कहता है कि मैंने जब पेज ही तुम्हें 75% का दिया है, उसमें भी तुम क्या बता रहे हो, कौन क्या कह रहा है, तो तुम कहां पर क्या कह रहे हो। मेरी बात फॉलो हो रही? तो इसलिए अवॉइड करें कोटेशंस। अगर आपको आती हैं बहुत अच्छी बात है, आगे मेन बॉडी में ले जाओ यार। मैं आपको कोटेशन लिखने से मना नहीं कर रहा, मैं जगह चेंज करा रहा हूं। वो होता है, वो सेम ऐसे ही। कोई एक आधी रिपोर्ट, कोई एक आधा फैक्ट मेंशन करना हो तो और बात है, लेकिन वो सारे फैक्ट्स नहीं मेंशन हो। तो मेन बॉडी में क्या फैक्ट मेंशन करोगे? फिर तो सारे फैक्ट्स अगर आप इंट्रोडक्शन में मेंशन करनी है तो मेन बॉडी में क्या लिखोगे? फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर रहे हो, ठीक है जनाब, पाकिस्तान डेट टू जीडीपी कहते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान इज द 40th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बट द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, right? That discrepancy is ironic. It's really demeaning पाकिस्तान जो है वो अपना इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इस तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन उसमें आप ये ना लिखो कि अच्छा टैक्स जीडीपी इतना है, उसके बाद पाकिस्तान का जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी आ गई है, उस डिटेल में ना जाओ, वो फिर आगे मेन बॉडी में जाओ। स्पेसिफिक एक आदि आप फैक्ट एंड फिगर डाल दिया इंट्रोडक्शन के अंदर, डजंट मैटर। मेन बॉडी में आपने जाना है और फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपने उसके अंदर अल्टीमेटली जो है वो एड करनी। ठीक होगी जी? आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस इन द फॉलोइंग आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल, आप सारा कुछ है। आई विल बी, आई का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना भाई, फर्स्ट पर्सन नहीं इस्तेमाल करते, फर्स्ट पर्सन नहीं इस्तेमाल करते, आपने थर्ड पर्सन इस्तेमाल करना होता है। फर्स्ट पर्सन आई वी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना होता। अपनी बात भी करनी हो ना तो कोई कह दे सम एनालिस्ट्स बिलीव, चला दें अपनी बात ही, लेकिन इल्जाम डाल दें किसी और के ऊपर। सम एनालिस्ट बिलीव के जो करा रहा है नहीं करा रहा है, बात समझ आ रही? लेकिन इवन तो आपका अपना जाती ख्याल हो, लेकिन आप किसी ना किसी पे डाल दें। नाम कोई याद आता हो तो नाम लिख दिया करें वहां पे, लेकिन अवॉइड करें इस तरह की चीजों को, नाम नहीं लिखना वहां पे, वरना एंड टाइम पे नाम भूल जाते हैं, बंदे ने को याद किया होता है, नाम भूल जाते, अकॉर्डिंग टू अपना सचिन तेंदुलकर, ठीक है जनाब, तो उस टाइम फिर कुछ भी नाम याद आ जाता है ज़हन के अंदर। ठीक हो गया जनाब? इंट्रोडक्शन द अनसॉल्व्ड इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, सर ऐसे लिख सकते हैं मेन जिस्ट में ऑफ द आंसर विद इंट्रोडक्शन हेडिंग? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस इन द फॉलोइंग। नहीं, इंट्रोडक्शन कैन बी यूज फर्स्ट पर्सन, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, फर्स्ट पर्सन कहीं भी नहीं कर सकते, ना इंट्रोडक्शन में ना किसी मेन बॉडी में, किसी जगह पे फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल नहीं करना, आई का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, आई वी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, आपने थर्ड पर्सन इस्तेमाल करना है। समझ आ गई बात? इसको अवॉइड करें, फर्स्ट पर्सन को आपने अवॉइड करना है। इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 2 पे आ गए। अगर फोकस रखें, अगर आपके सवाल शुरू हो रहा है व्हाट से, कोई भी सवाल व्हाट से शुरू हो रहा है, व्हाट इज कश्मीर डिस्प्यूट, व्हाट इज एनर्जी क्राइसिस, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, बात समझ आती है? तो इंट्रोडक्शन के फौरन बाद आप डेफिनेशन देंगे उस चीज की जिसके साथ व्हाट आए। व्हाट इज कश्मीर डिस्प्यूट, इंट्रोडक्शन आ गया, डेफिनेशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट, समझ आ गई बात? या द आइडिया ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट, द नैरेटिव ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट, आप उसकी डेफिनेशन देंगे सेकंड हेडिंग के अंदर। व्हाट इज एनर्जी क्राइसिस, तो इंट्रोडक्शन लिख दिया, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद नीचे क्या हेडिंग आएगी? सेकंड हेडिंग एनर्जी क्राइसिस, डेफिनेशन ऑफ एनर्जी क्राइसिस, द आइडिया ऑफ एनर्जी क्राइसिस, नैरेटिव ऑफ एनर्जी क्राइसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी क्राइसिस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप देंगे क्या? सेकंड पॉइंट क्या आएगा? हेडिंग, डेफिनेशन। समझ आ गई बात? सेकंड पॉइंट, अगर आपके सवाल शुरू हो रहा है व्हाट से, सिर्फ तब की बात बता, अगर व्हाट से शुरू नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर ये सेकंड पॉइंट इंप्लीमेंट नहीं होगा। अगर सिर्फ व्हाट के साथ सवाल शुरू हो रहा है तो फिर ये सेकंड पॉइंट अल्टीमेटली इंप्लीमेंट होगा, वरना नहीं होगा। आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और आगे थर्ड हेडिंग पे चले जाएंगे। समझ आ गई बात? अब आते हैं थर्ड हेडिंग पे। अगर वो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है तो थर्ड हेडिंग कौन सी बनेगी? हिस्ट्री। अगर पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है तो थर्ड हेडिंग किसकी बनेगी? हिस्ट्री की, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी की, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की, किसी की भी हेडिंग बना सकते हैं। मेरी बात फॉलो हो रही है? यानी द थर्ड हेडिंग विल बी नाउ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, द हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी, द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन थर्ड हेडिंग किसकी बनेगी? हिस्ट्री की। और अगर व्हाट वाला सवाल नहीं है तो हिस्ट्री की हेडिंग सेकंड हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही? लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के अंदर आपकी अगर आप है व्हाट वाला वर्ड है तो पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में इंट्रोडक्शन आएगा, फिर व्हाट वाला जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन आएगी, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हिस्ट्री आएगी। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी की बात कर सकते हैं, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की बात कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और इस हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ना आपका, इसमें मैक्सिमम 2 पैराग्राफ,
मैक्सिमम कितने पैराग्राफ? 2। हिस्ट्री वाला जो पोर्शन आपका आएगा इसमें मैक्सिमम कितने पैराग्राफ आप डालेंगे? 2 से ज्यादा पैराग्राफ इसके अंदर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट केस सिनेरियो पता क्या है? आप पैराग्राफ लिखे ही ना हिस्ट्री के अंदर, आप टाइमलाइन बना दें। टाइमलाइन बना दें पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस की। 1947 में आजाद हुए, 1948 में पहली जंग हुई, 1950 में ये हुआ, 1952 में ये हुआ, 1954 में ये हुआ, 1956 में ये हुआ। वो टाइमलाइन बनती जाएगी ऐसे करके, ऐसे करके ना। 1947, 1948, 1965, 1971, 19 आपके पास 84, 1999, ऐसे करके टाइमलाइन। इस साल ये हुआ, 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 इस साल ये हुआ। एक पूरा पेज भी बन जाएगा, टाइमलाइन की टाइमलाइन भी बन जाएगी, हिस्ट्री की हिस्ट्री भी आ जाएगी। ये बेस्ट केस सिनेरियो कह रहा हूं कि अगर इन केस आपको टाइमलाइन पता है तो पैराग्राफ की बजाय आप क्या बना दें? टाइमलाइन बना दें। मेरी बात समझ आ रही? उसकी बजाय आप टाइमलाइन बना दें। सर हिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर भी सब हेडिंग्स होंगी क्या? नहीं भाई, नहीं होंगी। आपके पास एक हिस्ट्री की डेफिनेशन, आपके पास एक हेडिंग बनेगी, उसके नीचे 2 पैराग्राफ आ जाएंगे, दैट्स इट। मैक्सिमम 2 पैराग्राफ कह रहा हूं, मैक्सिमम 2। अच्छी बात है एक ही पैराग्राफ लिख दें, मोर देन इनफ है। लेकिन को बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री है तो 2 पैराग्राफ लिख दें, ज्यादा पैराग्राफ की तरफ ना जाए। मेरी बात फॉलो हो रही है? मैक्सिमम 2 पैराग्राफ। बेहतर है कि 1 पैराग्राफ, और उससे बेहतर है कि आप टाइमलाइन बना दें। मेरी बात समझ आ गई? तो ये एक आइडिया है जिसको आपने इस तरह जो है वो अल्टीमेटली जब लेकर चल रहे, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। लेकिन ये टाइमलाइन ज्यादा बेहतर है ना, क्योंकि हिस्ट्री बात हो रही है ना। हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री की तो टाइमलाइन बनानी होती है, फ्लो चार्ट कैसे बनाना? टाइमलाइन तो हिस्ट्री की बनती है ना कि हिस्ट्री में ये हुआ। सर कश्मीर इशू में पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस की पूरी हिस्ट्री मेंशन करनी है या सिर्फ कश्मीर की? यार भाई, जब कश्मीर पे सवाल आ रहा है तो सिर्फ कश्मीर की मेंशन करेंगे ना। जब पाकिस्तान इंडिया की बारी आएगी तो सर अगर एक क्वेश्चन में टाइमलाइन बनानी है तो सारे क्वेश्चंस में बनानी होगी या दूसरे में पैराग्राफ लिख सकते हैं? भाई आप पैराग्राफ लिख दें, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। पैराग्राफ लिखने, पैराग्राफ लिख दें। मैं तो आपको सजेशन दे रहा हूं, पैराग्राफ लिखने, पैराग्राफ लिख दें। टाइमलाइन बनानी, टाइमलाइन बना ले। आपने हेडिंग डालनी है हिस्ट्री की। एक आपने क्वेश्चन है कि टाइमलाइन बनाई है, दूसरे में आप पैराग्राफ बना दें। दोनों में पैराग्राफ बनाना चाहते हैं, दोनों में पैराग्राफ बना दें। सारों में पैराग्राफ बनाना चाहते हैं, सारों में पैराग्राफ बना दें। सब में टाइमलाइन बनानी है, सब में टाइमलाइन बना दें। आपकी मर्जी है यार, आपने बस हेडिंग हिस्ट्री की डालनी। अगर वो 3rd हेडिंग आपकी बनती है हिस्ट्री की, अगर वट वाला पॉइंट नहीं है तो फिर वो 2nd हेडिंग बन जाएगी हिस्ट्री। उसी तरह आपका टाइमलाइन बन जाएगी, उसी तरह या अगर आप पैराग्राफ लिखने तो पैराग्राफ में आ जाएगा सारा कुछ। मेरी बात समझ आ गई? तो ये आइडिया आपके पास अल्टीमेटली लिख। तो एक पेज है आपका, पूरा सारा पेज आपका, उस पेज के ऊपर एक आपकी एक टाइमलाइन बन सकती है या 2 पैराग्राफ आ सकते हैं। एक पेज है ना, या 2 पैराग्राफ बना दें। 2 पैराग्राफ का मतलब है हाफ पेज, या पूरी की पूरी आपकी एक आ जाएगी, क्या कहते हैं उसको, टाइमलाइन आ गई। 2 बातें समझ आ गई आप लोगों को? तो ये हमारे पास एक आइडिया बन जाता है हिस्ट्री के पोर्शन का। वो भी सिर्फ मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर की, कि पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में हर सवाल में हिस्ट्री पे बात करना, मैंने कहा था, फर्ज है, जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आप हिस्ट्री पे बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर ही नहीं बनेगा। हर सवाल में, पाकिस्तान अफेयर्स के हर सवाल में हिस्ट्री पे बात करना फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। तो बात समझ आ गई? अब आते हैं चौथे पॉइंट नंबर 4। अच्छा जी, अब इस पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करें। लिखिएगा जी, जरा पॉइंट लिखने इसको। 1 आपका इंट्रोडक्शन हो गया, 2nd आपकी डेफिनेशन हो गई, इन केस द क्वेश्चन हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट। नंबर 3, इफ इट इज द पाकिस्तान अफेयर्स पेपर, द 3rd हेडिंग विल बी हिस्ट्री। समझ आ गई? पॉइंट नंबर 4 पे आ जाए। पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा जी, ऑल द हेडिंग्स इन द पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स पेपर, all the headings in the Pakistan affairs and current affairs paper need to be self-explanatory, need to be self-explanatory। और ब्रैकेट में लिख लें, avoid one word heading, avoid one word heading। वन वर्ड हेडिंग पाप है, बल्कि पापों का भी बाप है। बात समझ आ रही? वन वर्ड हेडिंग नहीं डालनी। करप्शन इज नो हेडिंग। द menace of corruption has created problems for Pakistani society. Your heading need to be self-explanatory. अगर आपकी हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो ना, मैं आपको एक
टोटका बताता हूं जो खुद भी मैंने पेपर चेक करते हुए मैंने महसूस किया। अगर एक स्टूडेंट की हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है ना, 50% चांसेस हैं कि एग्जामिनर उसका पैराग्राफ पढ़ता ही नहीं, क्योंकि उसकी हेडिंग ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। समझ आ जाती है कि उसने नीचे क्या लिखा हुआ है। अगर उसने हेडिंग डाली है ना करप्शन, अब पढ़ना पड़ेगा व्हाट करप्शन, भाई पूरा पढ़ना पड़ेगा उसको। एक ही हेडिंग है, द मेनेस ऑफ करप्शन हैज डिसइंटीग्रेटेड पाकिस्तान सोसाइटी। समझ आ गई है कि नीचे जो पैराग्राफ बना रहा है ना ये, इसमें बात अब किस पे करने लगा है, करप्शन के ऊपर। मेरी बात फॉलो हो रही? तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है समझने वाला। योर हेडिंग्स नीड टू बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। व्हेन आई से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो एक लाइन पे चली जाए हेडिंग, 2 लाइनों पे चली जाए हेडिंग, 3 लाइनों पे चली जाए हेडिंग, डजंट मैटर। हेडिंग होनी चाहिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। 1 वर्ड हेडिंग नहीं डाल। मेरी बात फॉलो हो गई? 1 वर्ड हेडिंग नहीं डाल। आपकी हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट समझ आ गया। चौथे नंबर वाला ये बहुत जरूरी पॉइंट है। 5वें नंबर वाला एक और पॉइंट लिखें, मैं सबको इकट्ठा एक्सप्लेन कर। पॉइंट नंबर 5 लिखें। देखिए जी, द मार्कर फॉर मेन हेडिंग एंड द सब हेडिंग नीड टू बी डिफरेंट। द मार्कर फॉर द मेन हेडिंग and the subheading need to be different. The marker for the main heading and the subheading need to be different. 5वां पॉइंट समझ आ रहा है? अब लिखिए, फोकस रखें। आप जब किताब पढ़ते हैं तो किताब में आप देखा करें कि जो मेन हेडिंग होती है ना, उसका जो फॉन्ट होता है और जो सब हेडिंग होती है उसका फॉन्ट फर्क होता है। अब फॉन्ट तो हम चेंज कर नहीं सकते, मार्कर तो चेंज कर सकते हैं ना। अब ये पॉइंट बड़ा जरूरी है समझना कि आपने मार्कर क्या करना है, चेंज करना है, मेन हेडिंग का और सब हेडिंग का। मेरी बात समझ आ रही? अब एक छठा पॉइंट भी लिखें और 7वां पॉइंट भी लिखें। ये तीनों पॉइंट आपको ना मैं 5, 6, 7 इकट्ठे एक्सप्लेन करता हूं। पॉइंट नंबर 6 लिखें, इसको लिखिएगा जी। पॉइंट नंबर 6 मेंशन लिखें इसमें, नेवर मेक अ क्वेश्चन इन द हेडिंग। नेवर मेक अ क्वेश्चन इन द हेडिंग। सवाल है व्हाट इज सीपैक, हेडिंग नहीं बनेगी व्हाट इज सीपैक। द नैरेटिव ऑफ सीपैक, द कॉन्सेप्ट ऑफ सीपैक, द आइडिया ऑफ सीपैक। डोंट मेक अ क्वेश्चन विद इन द क्वेश्चन बिकॉज यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। यू डोंट मेक अ हेडिंग इन द क्वेश्चन। ये जो आपको व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये आपके पास जो है ना हु, इस तरह के क्वेश्चंस के वर्ड के साथ हेडिंग नहीं स्टार्ट करते। यानी क्वेश्चन के अंदर जो हेडिंग बना रहे हैं आप, उस हेडिंग के अंदर सवाल नहीं बनाना। आपकी हेडिंग ना पैराफ्रेज्ड होनी चाहिए, यानी वो क्वेश्चन ना बनता हो जो हेडिंग आप बना रहे हो, उसमें फर्दर क्वेश्चन नहीं आपने बनाना। ये पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? पॉइंट नंबर 5 था, हमने क्या लिखा था कि मार्कर यूज चेंज करना है। पॉइंट नंबर 6 हमने क्या लिखा है कि इसमें फर्दर क्वेश्चन नहीं ऐड करना। 7 लिखिए, ये आपको फिर इकट्ठे में एक्सप्लेन करता हूं। पॉइंट नंबर 7 लिखेगा जी, द मेन हेडिंग एंड द सब हेडिंग्स। The main heading and the subheadings. The main heading and the subheadings need to be numbered. Need to be numbered according to the main heading. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। The main heading and the subheadings need to be numbered अकॉर्डिंग टू द मेन हेडिंग। लिख लिया आपने? अब जरा यहां पे टेक्निकल बात को जरा समझते हैं। ये देखिए, अब आपके पास 2 किस्म के मार्कर हैं, एक मार्कर है ब्लू, एक मार्कर है ब्लैक। दोनों मार्कर इस्तेमाल करें, ब्लू भी इस्तेमाल करें, ब्लैक भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई इंक और आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि एग्जामिनर ने बिल्कुल टॉप पे लिखा होता है पेपर के ऊपर, डोंट यूज एनी अदर कलर अपार्ट फ्रॉम ब्लू एंड ब्लैक। आपको अगर आदत है कोई और कलर इस्तेमाल करने की, पिंक, ब्राउन, जो कोई येलो कलर, छोड़ दें उसको, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जामिनर खरदमा हुआ पेपर पूरा काट देगा हुआ कि तुमने इंस्ट्रक्शंस ही नहीं पढ़ी। इंस्ट्रक्शंस के टॉप पे लिखा हुआ है डोंट यूज एनी अदर कलर अपार्ट फ्रॉम ब्लू एंड ब्लैक। बात क्लियर होगी? हमारे पास अब 2 कलर हैं, एक है ब्लू, एक है ब्लैक। आपकी अगर मेन हेडिंग जो है, मेन हेडिंग, वो हेडिंग जिसकी आगे कोई सब हेडिंग्स आ रही, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं, देखें आपने पहली हेडिंग डाली है नंबर 1 इंट्रोडक्शन। समझ आ गई बात? अच्छा जी, दूसरी हेडिंग आ गई आपके पास
डेफिनेशन की, जो कि फॉर एग्जांपल सीपैक की थी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आ गई आपके पास। नंबर 3 आपके पास हेडिंग कौन सी बन गई थी? हिस्ट्री की। हिस्ट्री की बनाई थी ना हेडिंग हमने। नंबर 3 हमारे पास बन गई जो है वो हेडिंग जो है वो हिस्ट्री की। नंबर 3 आपके पास हेडिंग बन गई हिस्ट्री की। ये देखिए हिस्ट्री की हेडिंग आ गई आपके पास। नंबर 4 पे आ जाते। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझे। उसने सवाल पूछा था कि व्हाट आर द इश्यूज इन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक्सप्लेन दोज इश्यूज। कोई सवाल आ गया फॉर एग्जांपल। अब आपकी हेडिंग बन रही है इश्यूज इन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये आपकी मेन हेडिंग बन गई जिसका नंबर क्या है? 4। अब इसके नीचे अब आपने सब हेडिंग्स देनी है। जारी बात है वो जो इश्यूज हैं आपके, जो आप बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आएंगे आपके पास। इसके नीचे फिर पता कैसे शुरू होगा? 4.1 और ब्लू के साथ, और वो पहला इशू आ जाए। 4.2 दूसरा इशू, 4.3 तीसरा इशू। बात समझ आ गई? यानी आपकी जो मेन हेडिंग है और जो आपकी सब हेडिंग, इन दोनों का मार्कर चेंज होगा। कोई भी मेन हेडिंग अगर उसकी नीचे सब हेडिंग है, कोई भी मेन हेडिंग उसके नीचे सब हेडिंग है, तो उसकी मेन हेडिंग से नीचे वाली जो आपकी हेडिंग है उसका मार्कर चेंज होगा। सब हेडिंग का मार्कर चेंज होगा। हम फॉन्ट तो चेंज कर नहीं सकते, मार्कर तो चेंज कर सकते हैं। फिर आपने दूसरा काम पता क्या करना है? जो भी सब हेडिंग्स हैं उनका जो नंबर है वो मेन हेडिंग के हिसाब से आएगा। अगर वो मेन हेडिंग नंबर 4 है तो नीचे आएगा 4.1, 4.2, 4.3। अगर वो है 5 तो नीचे आएगा 5.1, 5.2, 5.3। एग्जामिनर के लिए थोड़ा आसान होगा कि ये जो हेडिंग्स ये दे रहा है ये असल में उस हेडिंग की नीचे क्या है? सब हेडिंग्स। मेरी बात फॉलो हो रही? एग्जामिनर के लिए थोड़ा सा पेपर को समझना आसान करेंगे, वो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी आसान कर देगा। आप एग्जामिनर के लिए कॉम्प्लिकेट करेंगे ना चीजें, वो परेशान होगा तो आपको परेशान कर देगा, खुद नहीं होगा कि यार समझ नहीं आ रही, काटो आगे चलो। मेरी बात फॉलो हो रही? अब मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी आपके पास मेन हेडिंग आए उसके नीचे कोई भी सब हेडिंग हो, चाहे 2 सब हेडिंग्स हो, 4 हो, 50 हो, समझ आ गई बात? उनकी जो सब हेडिंग है वो मेन हेडिंग के नंबर से आएगी विद अ डिफरेंट मार्क्स। आप ऊपर अगर मेन हेडिंग के लिए ब्लू यूज कर रहे हैं तो फिर सब हेडिंग्स के लिए ब्लैक यूज करेंगे। अगर आप मेन हेडिंग्स के लिए ब्लैक यूज कर रहे हैं तो सब हेडिंग्स के लिए आप ब्लू यूज करें। मेरी बात फॉलो हो रही? तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स होनी चाहिए। नंबर 2 क्वेश्चन नहीं बनाना हेडिंग के अंदर। और नंबर 3 आपके जो नंबर होना चाहिए हेडिंग का, सब हेडिंग का, वो मेन हेडिंग के हिसाब से होना चाहिए। फिर आपका सवाल जो है ना थोड़ा सा अल्टीमेटली क्या होगा? बेहतर होगा। समझ आ गई बात? पॉइंट नंबर 8 लिखिएगा जी। पॉइंट नंबर 8, इफ एनी मेन हेडिंग हैज अ सब हेडिंग। पॉइंट नंबर 8, if any main heading has a subheading, then the main heading, हम लिख रहे हैं if any main heading has a subheading, then the main heading must have the words, main heading must have the words copied from the question. Then the main heading must have the words copied from the question. लिख लिया आपने? अगर एक मेन हेडिंग है उसके नीचे कुछ सब हेडिंग्स आ रही हैं तो जो मेन हेडिंग के जो वर्ड्स होंगे ना वो वही वर्ड्स होने चाहिए जो क्वेश्चन के अंदर उसने पूछे। Explain the causes of China-Pakistan economic corridor since 2013. For example, सवाल आ गया। आपकी हेडिंग क्या बनेगी नीचे? नीचे causes of China-Pakistan economic corridors decline since 2013. मेरी बात समझ आ रही? आपने उसमें इश्यूज का वर्ड नहीं यूज करना। अगर उसने हेडिंग में पूछा हुआ है सॉल्यूशंस तो फिर आपकी हेडिंग भी बनेगी सॉल्यूशंस। उसने सवाल में पूछा है वे फॉरवर्ड तो हेडिंग बनेगी वे फॉरवर्ड। सवाल पूछा है रेमेडीज तो हेडिंग भी बनेगी रेमेडीज। ये सवाल के जो वर्ड्स हैं ना वो कॉपी होके हेडिंग्स में लिखना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब एग्जामिनर के पास पेपर जाता है ना चेक होने के लिए, उसमें एक पॉइंट ये भी होता है, आर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आंसर्ड, क्या सारे पार्ट्स क्वेश्चन के आंसर हुए हुए? वो खरदमा एग्जामिनर रो कहकर भाईजान मैं तो रेमेडीज पूछी थी सिर्फ सोल्यूशन लिखे नहीं हुए, इवन दो वही हैं चीजें, मैं क्यों मौका दूं उसको नो करने का? मैं क्यों ना जो सवाल में वर्ड ने वही हेडिंग्स में डालता जाऊं ताकि उसको पता चले यार ये इसने यहां लिखा हुआ है, ये यहां लिखा हुआ है, ये यहां लिखा हुआ है, सवाल पूरा है। मेरी बात समझ आ रही? तो आपने कोशिश करनी है कि जो मेन हेडिंग आई ना फिर उसके अंदर उसमें क्वेश्चंस, उसमें ना वर्ड को कॉपी करें, कहां से? सवाल में से। जो सवाल में क्वेश्चंस वर्ड पूछे गए ना उन्हीं को मेन हेडिंग्स में डाल, ताकि उसको बड़े मार्कर के साथ मार्कर चेंज करके उसको हेडिंग डाल दी आपने, नीचे सब हेडिंग्स के अंदर आपने छोटे छोटे पॉइंट्स और डालने शुरू कर दिए। मेरी बात समझ आ रही? तो हमने पॉइंट लिखा कि इफ द मेन हेडिंग हैज सब हेडिंग्स देन मेक श्योर दैट द मेन हेडिंग हैज द वर्ड्स कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन से कॉपी करें और नीचे मेंशन कर दीजिए। बात मिल होगी? अगले पॉइंट पे आए, पॉइंट नंबर 9। डजंट मैटर 4 पॉइंट्स हो, 15 हो, 50 हो, जितने मर्जी हो। वो तो ये कर रहे हैं ना 4.1 4.2 4.2। क्या मतलब? जो मेन हेडिंग है वो है वे फॉरवर्ड। अच्छा, 4.2 लिखा, शॉर्ट टर्म 4.2 लिखा, लॉन्ग टर्म में फिर 4 पॉइंट्स हैं। हाँ वो तो बताता हूँ इसमें, सोल्यूशन तो आता हूँ, सोल्यूशन तो है ही नहीं। अभी तो मैं इस पे बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कि हेडिंग्स पे कहां से बात आ रही है। यहां तो बात समझ आ गई आप लोगों को? यानी पॉइंट आपके पास आ गया, आखिरी पॉइंट हमने कहा मेन हेडिंग्स को अपने उसके अंदर इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, पॉइंट नंबर 9 लिखेगा। एवरी आंसर should have anything from the following. Should have anything from the following. Number 1, tables, maps, flowcharts, diagrams, ग्राफ्स, टाइमलाइन, बार चार्ट्स एटसेट्रा। समझ आ गई बात? ये जो फनकारियां होती हैं ना, मैप्स की, फ्लो चार्ट्स की, टाइमलाइंस की, टेबल्स की, बार चार्ट्स की, ग्राफ्स की, ये फनकारी आपने कोई ना कोई एक फनकारी जो है ना वो हर सवाल में लगानी ही लगानी। कहीं टेबल बनता होगा टेबल बना दें, कहीं ग्राफ बनता होगा ग्राफ बना दें, कहीं फ्लो चार्ट बनता है फ्लो चार्ट बना दें, कुछ तो बनता होगा यार। ये तो आपको वहां बैठ के देखना है ना कि यार इसमें क्या बनता है। मैंने कहा आपने हिस्ट्री नहीं लिखनी, उसमें टाइमलाइन बना दें। फनकारी की फनकारी हो गई, हिस्ट्री की हिस्ट्री हो गई। ये तो आपको वहां बैठ के डिसाइड करना है कि यार इस सवाल में टेबल बन सकता है, इस सवाल में टाइमलाइन बन सकती है। सवाल आया पाकिस्तान फेज में क्रिटिकली कंपेयर जिनास 14 पॉइंट्स विद नेहरू रिपोर्ट। जिना के 14 पॉइंट्स को कंपेयर किसके साथ करें? नेहरू रिपोर्ट के साथ। जब आप कंपैरिजन के सवाल आते हैं तो उसमें टेबल बना दें, एक तरफ एक पॉइंट लिख दें, दूसरा दूसरा लिख दें। समझ आ रही? कंपेयर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विद द न्यूली इनॉग्रेटेड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। कंपैरिजन दे दें, इधर ये सीपैक लिख दें, इधर आप जो है वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लिख दें। मेरी बात समझ आ रही? आपने फॉर एग्जांपल टेबल बना रहे हैं, नहीं समझ आ रहा, फॉर एग्जांपल समराइज करके आपने लिखा इंडियन स्टांस ऑन कश्मीर, इधर लिख दिया पाकिस्तान स्टांस ऑन कश्मीर, टेबल बना दिया उसका। यार भाई कुछ तो फनकारी लगती होगी। ये तो वहां बैठ के आपने डिसाइड करना है ना कि यार इसमें ये फनकारी लग सकती है, वो तो आपने डिसाइड करनी है। वो तो मैं तो नहीं बता सकता ना कि यार यहां पे क्या बन सकता है। कहीं टेबल बनता होगा, कहीं फ्लो चार्ट बनता होगा, कहीं टाइमलाइन बनती होगी। हमने कहा सर क्रीक के अंदर नहीं समझ आ रहा तो हमने मैप बना दिया कि यार बाउंड्री लाइज टू द ईस्ट ऑफ द क्रीक, हल्की सी एक बाउंड्री सी बना दी, एक ग्राफ सा बना दिया, एक डायग्राम सी बना दी ताकि समझ आ गया इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, इधर क्रीक है। ये तो वहां बैठ के आपको रियलाइज होगा कि अच्छा यार यहां पे क्या बनता हो। आप 2 बना सकते हैं चीजें, 3 बना दें चीजें, एक टाइमलाइन बना दें, एक फ्लो चार्ट बना दें, एक टेबल बना दें, एक ग्राफ बना दें, एक पाई चार्ट बना दें, वो आपकी मर्जी। एक की बजाय 2 बना सकते हैं चीजें, 3 लिख सकते हैं चीजें उसके अंदर। बात समझ आती? 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 चीजें, को डायग्राम बना दें, को टेबल बना दें, को ग्राफ बना दें, वो आपकी मर्जी है। वो वहां पे आपने वहां बैठकर सोचना है कि यहां पर क्या बन सकता है। आपने उसी को अल्टीमेटली जो है वो लेकर चल। मेरी बात समझ आ रही है? जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। ग्राफ बन गया बस आपके पास, एक्सप्लेन होगी, बस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती चीजें। टेबल बना के एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, टाइमलाइन बना के एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? वो चीजें आपकी मर्जी है जो आपने वहां पर बनानी।
वो अब आपको राइट अवे समझ नहीं आएगी, 2-3 दफा गलतियां करेंगे तब समझ आएगी जान। कोशिश तो करें ना बनाने की, 1-2 दफा कोशिश करेंगे समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते। अगर सवाल में सॉल्यूशंस पूछे हुए हैं तो नोट करें, अगर सॉल्यूशंस पूछे हैं उन्होंने तो आप लिखें इट इज कंपल्सरी टू डिवाइड द सॉल्यूशंस इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इट इज कंपल्सरी टू डिवाइड द सॉल्यूशंस इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस 5 साल के अंदर अंदर इंप्लीमेंट हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मोर देन 5 years। शॉर्ट टर्म विद इन 5 years, लॉन्ग टर्म मोर देन 5 years। शॉर्ट टर्म में डिवाइड कर दें फिर और उसको लॉन्ग टर्म में डिवाइड कर दें। ठीक होगी बात। आखिरी पॉइंट है आपके पास जो है कंक्लूजन का। कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखना भी जरूरी है जी, बिल्कुल जरूरी है, फर्ज है। कंक्लूजन भी लिखना है, हर सवाल का कंक्लूजन लिखना है। नंबर 1 कंक्लूजन होता है हाफ पेज का। इंट्रोडक्शन था 75%, कंक्लूजन होता है हाफ पेज। समझ आ गई बात। अब पॉइंट को समझिए, कंक्लूजन में क्या होता है। कंक्लूजन इज ऑलवेज, नोट करते जाएं, कंक्लूजन इज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। Conclusion is always optimistic and rational. Conclusion is always optimistic and rational. समझ आ गई बात। अगला पॉइंट, never add a new point in conclusion which is not discussed in the main body. Never add a new point in conclusion which is not discussed in the main body. Never add a new point in conclusion which is not discussed in the main body. लिख लिया आपने। अगला पॉइंट, conclusion must be done, conclusion must be done on one of the points discussed in the main body. Conclusion must be done on one of the points discussed in the main body. लिख लिया आपने। अब जरा पॉइंट को यहां से स्टार्ट करते हैं। देखें, छोड़ दें अब इसको मेरी तरफ देखें। इंट्रोडक्शन पता क्या है। इंट्रोडक्शन ये है कि ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये सारे मार्कर हैं, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताना है। इनको फर्दर एक्सप्लेन मैंने जाके मेन बॉडी में करना है। कंक्लूजन पता क्या है, सबसे अच्छा मार्कर ये है। आपकी मर्जी, किसी एक पॉइंट। समझ आ गई, फिर समझें। इंट्रोडक्शन क्या है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये 5 पॉइंट्स हैं, ये इंट्रोडक्शन आ गया। कपड़ा देखने गए यार किसी दुकान के ऊपर, ये कपड़ा है, ये कपड़ा, ये कपड़ा, ये कपड़ा, ये कपड़ा, सबसे अच्छा कपड़ा कौन सा है, ये वाला कपड़ा। वो कंक्लूजन है ना। आप ये तो नहीं कहते कि भाईजान ये सारे के सारे अच्छे कपड़े, सबसे अच्छा कपड़ा पता कौन सा है, वो तो ये, वो तो दिखाया ही नहीं आपने। बात समझ आ रही। तो डोंट कम अप विद अ न्यू पॉइंट इन कंक्लूजन व्हिच इज नॉट डिस्कस्ड इन द मेन बॉडी, क्योंकि आपने उसी मेन बॉडी के अंदर से किसी पॉइंट के ऊपर क्या करना होता है, कंक्लूजन करना होता है। और कंक्लूजन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है, इवन दो सवाल थोड़ा सा नेगेटिव हो, कंक्लूजन फिर भी ऑप्टिमिस्टिक। इवन दो द क्राइसिस इन कश्मीर इज गोइंग ऑन फॉर लास्ट 75 years, but the solutions that have been implemented, that have been suggested, if they are implemented in letter and spirit, Kashmir will be a newly developed and independent state in the future. Conclude. थोड़ा hopeful, optimistic, pessimistic conclusion नहीं कर, थोड़ी सी ना होप दिखानी है। मतलब ये नहीं मैं कह रहा झूठ बोलना शुरू कर देना आपने, there is no corruption in Pakistan, Pakistan is one of the top countries in the world, ये कंक्लूजन नहीं होता। वही एक मेन पॉइंट आपने बताना है, even though there are many issues of Pakistan's national integration, right, but the issue of the linguistic problems of the 1950s led to the disintegration of Pakistan society in 1971. सवाल आ रहा है आपके पास पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, राइट। देयर हैव बीन, आप सब लिख रहे हैं पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अपना लिंग्विस्टिक मसला भी हुआ, पॉलिटिकल मसला भी हुआ, उसके अलावा हमारे पास मिलिट्री का प्रॉब्लम भी हुआ, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हुए, सारे कुछ मेंशन किया अपने मेन बॉडी में। इवन दो द रीजंस ऑफ द आपके पास डिबैकल ऑफ ढाका आर मेनी, बट द लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम दैट स्टार्टेड इन 1947
basically was the top reason which led to the creation of Bangladesh in the future in 1971. One of the points which were discussed in the main body. कोशिश करें उसके अंदर कोई न्यू पॉइंट ऐड ना करें, राइट? जो ऑलरेडी पॉइंट्स डिस्कस हैं उन्हीं में से किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या कर दें, कंक्लूजन कर दें। ये पॉइंट्स जितने हमने यहां लिखे हैं ये अभी भी इंशाल्लाह आपको समझ नहीं आएंगे जब तक आप उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। आप फिर गलतियां करेंगे, कोई बात नहीं, करें गलतियां, लेकिन कोशिश करें इनको इंप्लीमेंट करने की। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर दोबारा कुछ और टेक्निक्स भी बता दूंगा जो